नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजीसी ओला व्यूज़ में। आज हम जानेंगे भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के कुछ एमसीक्यूज़ जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं सहित और आपकी जो एलएलबी की परीक्षाएं हैं उनके बारे में। तो देखिए, समय को ना बर्बाद करते हुए हम लोग सीधा पॉइंट पर चलते हैं। हमारा सवाल पहला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, एक सुखभोग को प्रमुख विरासत से अलग स्थानांतरित किया जा सकता है। और खा है, मुकदमा करने के कारण मात्र अधिकार को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। और गा, भविष्य में रख रखाव के अधिकार को स्थानांतरित किया जा सकता है। और घा है आपका, देय होने के बाद एक सरकारी अधिकारी के वेतन को स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन खा। तो मुकदमा करने के एकमात्र अधिकार को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है आपका कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत संपत्ति का स्थानांतरण संपत्ति को अलग करने पर स्थानांतरण की शर्त पर होगा। यानी इसने आपसे पूछा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत संपत्ति का स्थानांतरण यानी संपत्ति को अलग करने पर, संपत्ति को अलग करने पर स्थानांतरण की शर्त पर होगा। वो शर्त कौन सी होगी? इसमें आपका का है अमान्य, खा है अमान्यकरणीय, गा अवैध और घा है आपका आंशिक रूप से वैध। तो इसमें आपका ऑप्शन का सही है, अमान्य। अगला सवाल है आपका तीसरा कि कौन सी धारा संपत्ति अंतरण अधिनियम धाराओं 14, 16 और 17 में प्रतिबंध के अपवाद का निर्माण करती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर का है 15, खा 19, गा 17 का और घा है आपका 18। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर घा 18। अगला सवाल है आपका चौथा सवाल कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 किस से संबंधित है? संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 किस से संबंधित है? तो उसमें इसमें आपका ऑप्शन नंबर का है बिक्री, खा ऋण भार के निर्वहन और गा है आपका परवर्ती क्रेता द्वारा प्राथमिकता का निर्माण और घा है आपका गिरवी। तो इसमें आपका सही आंसर है गा, परवर्ती क्रेता द्वारा प्राथमिकता का निर्धारण। अगला सवाल है आपका कि ए भवन की भूमि का निश्चित भूभाग बी के पास गिरवी रखता है और उसके बाद भूमि पर एक घर का निर्माण करता है। अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से बी हकदार है। किस चीज़ का भी हकदार है? तो नंबर आपका ऑप्शन नंबर का घर के साथ भूखंड, खा घर केवल और गा केवल भूखंड और घा है आपका घर या भूखंड में से कोई भी नहीं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर का सही है, घर के साथ भूखंड। क्यों कि जब ए भवन की भूमि का निश्चित भूभाग, एक निश्चित भूभाग जो उसने तय कर लिया कि हमको ये भूभाग दूसरे को गिरवी रखना है और उसको वो गिरवी रखता है और उसके बाद भूमि पर, उसी भूमि पर एक घर का निर्माण करता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए उद्देश्य, सुरक्षा के उद्देश्य से बी हकदार है। बी किसी का हकदार है? घर के साथ उस भूखंड का भी बी हकदार है, क्योंकि उसने उसका निश्चित तौर पर पैसा अदा किया है और उसको गिरवी रखा है। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन गिरवी रखी गई संपत्ति के बंधक मुक्ति के लिए मुकदमा नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गिरवी रखी हुई संपत्ति के लिए, उस बंधक के लिए मुकदमा, बंधक की मुक्ति के लिए मुकदमा नहीं कर सकता? तो ऑप्शन नंबर का है आपका बंधक करने वाला और ऑप्शन नंबर का है बंधक ग्राही गिरवीदार यानी, और गा है आपका बंधक ऋण के भुगतान करने के लिए जमानत जिसे हम कहते हैं प्रतिभूति और घा है आपका बंधककर्ता का ऋणदाता को जो उसकी संपत्ति पर अधिकारिक प्राप्त करने के लिए मुकदमा करता है और गिरवी रखी गई संपत्ति की बिक्री के लिए कोर्ट से डिक्री प्राप्त करता है। तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर खा सही है कि बंधक ग्राही यानी गिरवीदार। गिरवीदार वो है जिसने संपत्ति को गिरवी रखा हुआ है, वही उस संपत्ति को वापस ले सकता है या दूसरा कोई अन्य व्यक्ति उस बंधक संपत्ति को मुक्त कराने के लिए मुकदमा नहीं ला सकता। अगला सवाल है आपका कि ए एक पट्टा
दाता बी पट्टेदार को पट्टे पर दी गई संपत्ति को छोड़ने या खाली करने का नोटिस देता है। नोटिस की समय सीमा समाप्त हो जाती है और बी संपत्ति पर कब्जा बनाए रखता है। ए फिर से बी को संपत्ति खाली करने के लिए दूसरा नोटिस जारी करता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका क्या है? आप एक बार सोचें कि दोनों नोटिस प्रभावी होंगे या दूसरा नोटिस प्रभावी होगा। गा है आपका केवल पहला नोटिस प्रभावी होगा और घा है आपका पहला नोटिस माफ़ कर दिया जाएगा। ज़रा एक बार सोचिए आप। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर घा सही है, पहला नोटिस माफ़ कर दिया जाएगा। अगला सवाल है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा सार्वत्रिक दाताओं से संबंधित है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या है? धारा 127, खा धारा 128, गा धारा 129 और घा है आपका धारा 130। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा है? सोचिए। तो आपका इसमें सही आंसर है और ऑप्शन घा और ऑप्शन खा। ऑप्शन खा में आपका धारा 128 संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा में सर्वात्रिक दाताओं से संबंधित है। अगला सवाल है आपका, की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर का है धारा 8 में, खा धारा 9 में, गा धारा 10 में और घा धारा 11 में। इसमें आपका सही आंसर है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर खा, धारा 9 में। धारा 9 के अंतर्गत संपत्ति अंतरण अधिनियम में मौखिक हस्तांतरण की परिस्थितियों का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार से मौखिक हस्तांतरण द्वारा मौखिक द्वारा परिभाषा आपकी बंधककर्ता की भी नहीं है, ना बंधक की है, ना ही बंधक धन की है। अर्थात इसमें आपका ऑप्शन नंबर घा सही है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम 58 के तहत आपकी स्थावर संपत्ति के बंधकों और भारों के विषय में बताया गया है, जिसमें आपकी स्थावर संपत्ति की परिभाषा दी गई है। सादा बंधक है आपका, सशर्त बंधक है, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, भोग बंधक है और अंग्रेजी बंधक है आपका। और इसी में आपका जो है हस्तलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक और विलक्षण बंधक के बारे में बताया गया है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 के तहत। इसलिए आपका इसमें ऑप्शन नंबर घा सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 12 कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में बंधक ग्रहीता के अधिकारों और दायित्वों का वर्णन किया गया है। फिर से सुनिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम में बंधक ग्रहीता के अधिकारों और दायित्वों का वर्णन किया गया है। यह आपकी ऑप्शन नंबर का है, किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन नंबर का है आपका धारा 55 से 57, खा धारा 61 से 65, गाय धारा 67 से 77 और घा है आपका धारा 78 में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर गा सही है, धारा 67 से 77 तक संपत्ति अंतरण अधिनियम में बंधक ग्रहीता के अधिकारों और दायित्वों का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है आपका कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में क्रेता तथा विक्रेता के अधिकारों को दिया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम में क्रेता तथा विक्रेता के अधिकारों को दिया गया है, किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? धारा 67 से 77 में और गा है आपका धारा 78 से 80 में और घा है आपका धारा 55 में। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है घा, धारा 55 में आपके संपत्ति अंतरण अधिनियम में क्रेता तथा विक्रेता के अधिकारों का वर्णन किया गया। अगला सवाल है आपका कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में पट्टे के अतिधारण के प्रभाव का वर्णन किया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर का है आपका धारा 114 का, खा है धारा 115, गा धारा 116 और घा है धारा 117।
17। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर गा सही है। इसमें दिया हुआ है धारा 116 के अनुसार संपत्ति अंतरण अधिनियम में पट्टे के अतिधारण के प्रभाव का वर्णन किया गया। अगला सवाल है आपका कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में दुर्भर दान से संबंधित उपबंध है। धारा है आपकी पहली ऑप्शन का है आपका धारा 114 आपका ऑप्शन नंबर धारा 127। धारा 127 के तहत संपत्ति अंतरण अधिनियम में दुर्भर दान से संबंधित उपबंध दिया गया है। 1882 की धारा से प्रावधान ऐसे प्रतिफल अंतर्ती के अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेंगे। किस प्रकार के अंतर्ती होंगे? नंबर का है आपका जो एक अनुग्राहित अंतर्ती है, का है आपका ऑप्शन सूचना नहीं हो, और घा है आपका जिसे उस संविदा की कोई सूचना न हो संविदा की नहीं हो। गा सही है, जिसे उस संविदा की कोई सूचना नहीं हो वह संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 53 का के प्रावधान से ऐसे प्रतिफल अंतर्ती के अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेंगे। अगला सवाल है आपका खा को का खेत का पट्टा इस शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील पैदल चले। अब ऑप्शन नंबर का है आपका खा 1 घंटे में 100 मील पैदल चलने पर पट्टा दिया जा सकता है, और घाय आपका सशर्त अंतरण हो सकता है। इसमें आप एक बार ध्यान रखिए कि इस पहले तो ये समय सीमा के अंतर्गत को कर सकें। तो इसमें दिया हुआ है सवाल आपका ये है कि खा को का खेत का पट्टा इस शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील पैदल चले। लेकिन 100 मील पैदल चलना 1 घंटे में यह पूरी तरह से सही नहीं है, और ना ही कोई व्यक्ति 100 मील पैदल चल सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर का सही है। बेझिझक आप लगा सकते हैं, तो आपको बता सकते हैं क्योंकि इसमें पट्टा शून्य है। पट्टा इसलिए शून्य है कि कोई भी व्यक्ति इतनी स्पीड से नहीं चल सकता। अगला सवाल है आपका यदि एक अचल संपत्ति के पट्टे की भागीदारी मासिक है तो ऐसी भागीदारी की संपत्ति के लिए लिखित में कितनी अवधि की सूचना देनी होगी? तो आपका ऑप्शन नंबर का है 1 माह, खा है 2 माह, और गा है 6 माह, और घा है आपका 15 दिन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर घा सही है कि 15 दिन। 15 दिन बाद एक अचल संपत्ति के पट्टे की भागीदारी मासिक है तो ऐसी भागीदारी की संपत्ति के लिए लिखित में आपको 15 दिन के अंदर सूचना देनी होगी। अगला सवाल है आपका कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 9 यह प्रावधान करती है, क्या प्रावधान करती है कि का ऑप्शन नंबर का है आपका अंतरण दस्तावेज के माध्यम से ही हो सकता है। खा अंतरण मौखिक या बिना लिखित के भी हो सकता है। अगला गा है आपका पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से हो सकता है, और घा है आपका अंतरण केवल लिखित द्वारा ही हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर खा सही है, अंतरण मौखिक या बिना लिखित के भी हो सकता है। अगला सवाल है आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है तो फिर सवाल आपका कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है जिसके नाम संपत्ति अंतरण की गई है, यदि संपत्ति उसको ग्रहण करने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका का है दान वैध है। अगला ऑप्शन नंबर खा है आपका दान शून्य है, और ऑप्शन नंबर का है आपका दान शून्य करनी है, और का है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर खा सही है, ये दान शून्य, क्योंकि जिसके नाम संपत्ति अंतरण की गई वो व्यक्ति ही नहीं है, और उसने अंतरण को स्वीकार ही नहीं करता। स्वीकार करने से पहले उसकी मृत्यु होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका खा सही है, दान शून्य है। अगला सवाल है आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक कहलाता है। का लक्षण बंधक, खा अंग्रेजी बंधक, गा सामयिक बंधक, या घा आपका रोग बंधक। इसमें आपका ऑप्शन नंबर गा सही है।
सामयिक बंधक। अगला सवाल है आपका कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 के अनुसार संपत्ति में शामिल हैं, क्या क्या शामिल हैं? ऑप्शन नंबर का आपका केवल चल संपत्ति, खा केवल अचल संपत्ति, और गा है आपका चल एवं अचल दोनों संपत्ति, और घा है आपका केवल कृषि भूमि। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर गा सही है, चल एवं अचल संपत्ति दोनों। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 के अनुसार संपत्ति में अचल एवं अचल दोनों संपत्तियां सम्मिलित की गई हैं। अगला सवाल है आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सी संपत्ति विधान द्वारा मान्य नहीं है परंतु न्यायालय द्वारा अचल संपत्ति मानी गई है? न्यायालय द्वारा अचल संपत्ति मानी गई है। क्या मानी गई है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्न वस्तुओं में से कौन सी संपत्ति मानी गई है? अब इसमें आप देखिए ऑप्शन नंबर का है आपका रास्ते का अधिकार, खा है आपका अचल संपत्ति के भाड़े का संग्रहण अधिकार, गा है आपका बारी से पूजा का अधिकार। बारी से पूजा का मतलब है बारी बारी से, पहले आपकी बारी पूजा करने की, उसके बाद मेरी बारी, उसके बाद किसी और की बारी पूजा करने का अधिकार, और घा है आपका मछली पकड़ने का अधिकार। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर गा सही है, बारी बारी से पूजा करने का अधिकार। अगला सवाल है आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत किसी दस्तावेज के अनुप्रमाणन से आशय खाली जगह के अनुसार अनुप्रमाणन से होगा। अब इसमें जो खाली स्थान भरा हुआ दिया हुआ है आपका, इसमें आपको भरना क्या है कि एक साक्षी, दो साक्षीगण, तीन साक्षीगण या दो से अधिक साक्षीगण। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर खा सही है, दो साक्षीगण। तो आपका सीधा सीधा ये सवाल हो जाएगा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत किसी दस्तावेज के अनुप्रमाणन से आशय दो साक्षीगण के अनुप्रमाणन से। अगला सवाल है आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से 100 रुपये या उससे अधिक मूल्य के किस बंधक का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर का है आपका सादा बंधक, खा आपका सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, गा है आपका अंग्रेजी बंधक, और घा है आपका हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर घा सही है, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। और अगला सवाल है आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम के संशोधन 2002 के अनुसार धारा 106 के सिद्धांतों के लिए समय अवधि प्रारंभ होती है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका है का सूचना की प्राप्ति दिनांक से, खा है आपका सूचना के जारी किए जाने के दिनांक से, गा है आपका सूचना के आहूत किए जाने के दिनांक से, और घा है आपका सूचना से 15 दिवस की समाप्ति। इसमें आपका ऑप्शन नंबर का सही है कि सूचना की प्राप्ति के दिनांक से, जिस दिन आपको सूचना की प्राप्ति दी जाएगी उसी दिन से आपका समय अवधि आपकी प्रारंभ हो चुकी होगी। अगला सवाल है आपका जब बंधक करता बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को यह अधिकृत करते हुए देता है कि संपत्ति पर कब्जा बंधक धन की अदायगी तक रखेगा तथा संपत्ति का किराया व लाभ प्राप्त करेगा, ऐसे बंधक को कहा जाता है। ऐसे बंधक को क्या कहा जाता है? ऐसे बंधक को ऑप्शन नंबर का है आपका विलक्षण बंधक, खा है आपका साधारण बंधक, और गा है आपका अंग्रेजी बंधक, और घा है आपका भोग बंधक। इसमें आपका ऑप्शन नंबर घा सही है, भोग बंधक। अगला सवाल है आपका का जो हिंदू है और अपने पिता खा से पृथक हो गया है, अलग हो गया है, जैसे हम लोग गाँव की भाषा में कहते हैं न्यारा हो गया है, तो 3 खेत छा, त्रा और ज्ञा यह निर्देश करते हुए गा को बेच देता है कि का उन्हें अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है। इन खेतों में खेत का नहीं है। इन खेतों में जो ज्ञा नाम का एक खेत है वह का नहीं है, क्योंकि विभाजन के समय खा ने इसे अपने लिए अधिकृत कर लिया था, किंतु खा के मरने पर वारिस के रूप में ज्ञा को का प्राप्त कर लेता है। जो ज्ञा नाम का खेत था का उसे भी प्राप्त कर लेता, क्योंकि वह उसका वारिस होता है, अपने पिता का वारिस होता है, उसकी मृत्यु के पश्चात वह उसे भी प्राप्त कर लेता है क्या सकता है? तो आपका का है इसमें। गा ने विक्रय संविदा को विखंडित किया है, क्या वह का से अपेक्षा कर सकता है कि ज्ञा को प्रदत्त करे? ऑप्शन नंबर खा है आपका कि गा ने विक्रय संविदा के विखंडित नहीं किया है संविदा को। इन गा ने विक्रय संविदा को विखंडित नहीं किया है, वह का से अपेक्षा कर सकेगा कि ज्ञा को प्रदत्त करे। यह गा है आपका का किन्हीं भी परिस्थितियों में कि वह ज्ञा मतलब वह संपत्ति, ज्ञा नाम की जो संपत्ति है उस संपत्ति
को, जो ज्ञा नाम की संपत्ति है, ज्ञा को जो गा नाम का रद्द करे, क्योंकि वह उसके पिता की है। गा यद्यपि यह जानकारी रखता था कि ज्ञा के पिता के हिस्से में आई है। ज्ञा नाम की वह संपत्ति है जो उसके पिता का के हिस्से में आई है, वह का से प्रदत्त करने की मांग कर सकता है। तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर खा सही है कि गा ने विक्रय संविदा को विखंडित नहीं किया है और वह का से अपेक्षा कर सकेगा कि ज्ञा को प्रदत्त करे। सवाल नंबर अगला है आपका, सुनिए। हाँ कि कोई व्यक्ति निम्नलिखित नगरों अर्थात कलकत्ता, मद्रास और मुंबई नगरों में से किसी में और किसी अन्य भी नगर में जिसे संप्रक्त राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त बंधित करे, किसी लेन देन को या उसके अभिकर्ता को स्थावर संपत्ति के हक के दस्तावेजों को उस संपत्ति पर प्रतिभूति सृष्ट करने के आशय से प्रदत्त करता है, वहाँ वह संविभाग कहलाता है। वह संविभाग वहाँ क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर का है आपका विलक्षण बंधक, खा है आपका भोग बंधक, गा बंधक और घा है आपका हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर घा सही होगा कि हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। अगला सवाल है, तो 1 जुलाई 1882 को भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू किया गया था। तो आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है और आपके 30 MCQ सवाल हैं आपके जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं। MCQ जो आपका वो हमारे सेकंड डेट पर एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।